गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों को जड़ प्रक्रम और पोषण के बारे में बताया गया था। आज हम लोग पोषण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, जीवधारियों के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार का पोषण होता है, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा परपोषी पोषण। इसको विषम पोषी पोषण भी कहा जाता है। स्वपोषी पोषण स्व माने स्वयं होता है, यानी जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। सभी हरे पौधों में और कुछ जीवाणुओं में स्वपोषी पोषण होता है। अब स्वपोषी पोषण में भी दो प्रकार का पोषण होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी पोषण, फोटोसिंथेसिस। सभी हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है वह प्रकाश संश्लेषी पोषण कहा जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषी पोषण होता है। दूसरा होता है रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी पोषण। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं बनाते हैं, उनके जगह पर दूसरी रासायनिक क्रियाएं होती हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार के पोषण को रसायन संश्लेषी पोषण कहा जाता है। जैसे ये सल्फर जीवाणु, आयरन जीवाणु, नाइट्रिक कारक जीवाणु, इन जीवधारियों के अंदर रासायनिक क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो ऐसे जीवों में रसायन संश्लेषी पोषण होता है। दूसरा होता है परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण, यानी जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवों में विषम पोषी या परपोषी पोषण होता है। हो गया बच्चों। दूसरा पोषण होता है परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। तो जो जीवधारी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उस प्रकार के पोषण को परपोषण कहा जाता है। जैसे मनुष्य, गाय, शेर, बकरी, अन्य सभी जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब परपोषी पोषण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला होता है जंतु सम या प्राणी सम, प्राणी समभोजी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। और तीसरा होता है नित्योपजीवी पोषण। प्राणी संपोषण, होलोजोइक पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। बच्चों इसको समझ लेते हैं। प्राणी संभोजी पोषण यानी जो जंतु अपना भोजन दूसरे जंतुओं से या जीव
से या पौधों से ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं, इस प्रकार के पोषण को प्राणी संपोषण कहा जाता है। एक बार और समझ लीजिए इस टॉपिक को। जो जीवधारी अपना भोजन दूसरे जीवों से ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं, उस प्रकार के पोषण को प्राणी संपोषण कहा जाता है। जैसे आपका मनुष्य है, मनुष्य अपना भोजन या तो ठोस के रूप में या तो द्रव के रूप में ग्रहण करता है। जैसे आप रोटी खाते हैं, रोटी ठोस हुआ, दूध को पीते हैं तो द्रव हो गया। तो जो भी हमारा भोजन होता है या तो ठोस के रूप में होता है या तो द्रव के रूप में होता है, जो दूसरे जीवधारियों से मिलता है। तो इस प्रकार के पोषण को प्राणी संपोषण कहा जाता है। और ये इस प्रकार के जंतु भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जो जंतु शाकाहारी, मांसाहारी, ये नाम आते हैं, यह इसी पोषण के अंतर्गत होते हैं। ये पोषण में भी 3 तरह के जंतुओं को आप सुने होंगे। ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी जो जंतु पेड़ पौधों की पत्तियां या उसके उत्पाद को खाते हैं, वो शाकाहारी हैं। मांसाहारी जो दूसरे जंतुओं को मारकर उसके मांस को खाते हैं, जैसे शेर या जो भी शिकारी जंतु होते हैं। और सर्वाहारी जो जंतु मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते हैं, उसको सर्वाहारी कहा जाता है। ये तो पिछली कक्षाओं में पढ़े। दूसरा टॉपिक है परजीवी पोषण। परजीवी के मतलब होता है जो जीव, यहाँ से थोड़ा सा अंतर है, सभी जंतु नहीं आएंगे, दूसरे जीवों से ही भोजन लेते हैं, लेकिन इसका अलग अलग जो है वर्गीकरण कर दिया गया। परजीवी पोषण के मतलब जो जीवधारी दूसरे जीवों से अपना भोजन बिना उसके मारे ग्रहण करते हैं। परजीवी सब उसी ले आता है, दूसरे जीव से अपना भोजन ले लेकिन उसको मारे नहीं, ये शर्त है यहाँ पे। मार के अगर लेता है तो परजीवी नहीं कहलाएगा। तो परजीवी पोषण में जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन बिना उसके मारे ग्रहण करते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे आप नाम सुने होंगे एस्केरिस, जो मनुष्य के कारण में पाए जाने वाला एक परजीवी है। फीका क्रीम का नाम सुने होंगे आप। जोंक होता है, मच्छर होता है। पौधों में अमरबेल एक पौधा है। ऐसा नहीं कि पौधों में परजीवी नहीं होता, पौधों में भी कुछ पौधे परजीवी होते हैं जो दूसरे पौधों से पे उगते हैं, उससे अपना भोजन लेते हैं, खुद भोजन नहीं बना पाते हैं। इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। तीसरा टॉपिक है मृतोपजीवी पोषण। मृत मतलब मरा हुआ। तो जो जीवधारी दूसरे जीवों के मरे हुए शरीर से या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो ऐसे जीवों को मृतपोषी जीव कहा जाता है। और इस प्रकार के पोषण को मृत पोषण कहते हैं। इसका सबसे बेहतर उदाहरण कवक होते हैं और कुछ जीवाणु होते हैं। यानी किसी जीव के डेड बॉडी यानी मृत शरीर को सड़ाने गलाने के लिए जो भी जीव यूज होते हैं, वो कवक और जीवाणु होते हैं, और उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को मृतपोषी जीव और इस प्रकार के पोषण को मृतपोषी पोषण कहा जाता है। बच्चों, अब हम लोग पौधों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधों के जो हरे भाग होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल उस कोशिका के अंदर एक अंग होता है, इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसी की सहायता से पौधों में एक विशेष प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो पौधे अपना भोजन
इसी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। अर्थात यह एक ऊष्माशोषी और उपचयी क्रिया है। उपचयी के मतलब होता है कि निर्माणकारी क्रिया, इसमें छोटे अणुओं से मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण भी एक उपचयी क्रिया है। इसमें होता क्या है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जड़ों के द्वारा मृदा से जल ग्रहण करते हैं और पत्तियों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उसके साथ सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण जटिल क्रिया है, लेकिन इसको परिभाषा रूप में छोटे रूप में इस तरह लिखा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। इस अभिक्रिया को निम्न रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शुरू में आपसे हम कहे थे कि यह एक जैव रासायनिक क्रिया है, यानी जीवधारियों की कोशिका के अंदर होता है, लेकिन है ये रासायनिक क्रिया, इसीलिए इसको जैव रासायनिक कहा जाता है। अब इसको ये समीकरण तो जरूरी होता है। अगर एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछता है तो आपको समीकरण लिखना पड़ता है। तो समीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये जल से निकलता है, ये भी बात याद रखिएगा। जो ऑक्सीजन गैस है जल के प्रकाश अपघटन से ऑक्सीजन गैस निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब हम आप लोग प्रकाश संश्लेषण के कार्य स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों के अंदर मुख्यतः हरे भाग में होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों का जो सबसे हरा भाग होता है वो पत्ती होता है। पत्ती के अतिरिक्त तना का कुछ भाग भी हरा होता है, लेकिन पौधों में अधिकतर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। एक पत्ती के निम्न भाग होते हैं, जैसे आप पत्ती देखे होंगे तो सबसे नीचे पर्णधार होता है। ये पत्ती तना से जिस भाग पे लगी होती है उसको पर्णधार कहते हैं। जो उसका डंठल होता है पत्ती के नीचे का उसको पर्णग्रीन कहा जाता है। फिर पत्ती का जो चौड़ा भाग होता है इसको पर्णफलक कहते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे शिराएं होती हैं जो संवहन का कार्य करती हैं। इस पत्ती के बाह्य त्वचा में इसको एपिडर्मिस कहेंगे, उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो रंध्र, इसको स्टोमेटा, रंध्र क्या होता है कि पत्तियों के बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। एक स्टोमेटा की संरचना आपको यहाँ बनाई गई है। स्टोमेटा के अंदर सेम बीज के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं जिसको हम गॉड सेल या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं और उसके बाहर सहायक कोशिकाएं रहती हैं। रक्षक कोशिकाओं की भीतरी दीवार मोटी होती है। जब इन कोशिकाओं में जल भर जाता है जिसकी वजह से इसके प्रोटोप्लाज्म में फैलाव होता है और ये कोशिकाएं जब फैलती हैं तो इसको स्टोमेटा, बीज का दीवार खुल जाता है और जब इसमें टर्जिसिटी यानी स्फीतिदाब कम हो जाता है तो कोशिकाएं बंद हो जाती हैं। यही स्टोमेटा की रचना होती है जिसके द्वारा इस स्टोमेटा से गैस और जलवाष्प का आदान प्रदान होता है। तो ये सामान्य रंध्र की रचना ये है, इसके बारे में आप अध्ययन कर लिए। अब बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों की हरी कोशिकाओं में एक कोशिका अंगक होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट
के अंदर के बाद कोशिका के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है, ये कोशिका खंड है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है। पिछली कक्षा में आप पढ़े भी होंगे क्लोरोप्लास्ट की संरचना। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। दोहरी झिल्ली मतलब डबल मेम्ब्रेन से, इसके बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। उस झिल्ली के अंदर इस कोशिका के अंदर जो द्रव भाग होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, उस द्रव भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, स्ट्रोमा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। दूसरा जो होता है, इसके अंदर छोटी छोटी तस्तरी के नुमा रचनाएं होती हैं, जिसको थाइलक्वाइड्स कहते हैं। इसी थाइलक्वाइड्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, यानी इसके स्ट्रोमा में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट पूरा हरा दिखाई देगा, लेकिन क्लोरोफिल इसके अंदर भी एक रचना, जिसको थाइलक्वाइड्स कहेंगे, उसके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये थाइलक्वाइड्स एक दूसरे के साथ लग करके सज करके एक रचना बनाते हैं, जिसे ग्रेनम कहा जाता है। इस तरह एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत से ग्रेनम होते हैं, जिसको बहुवचन में ग्रेना कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो शब्द आए हैं, स्ट्रोमा और ग्रेना। और स्ट्रोमा और ग्रेना का नाम याद रखो, क्योंकि आगे जब प्रकाश संश्लेषण का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इन्हीं दो शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा आएगा। और बहुत ऐसे परीक्षाओं में ये दोनों शब्द से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अब स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरण में पूरी होती है, जो आगे आप पढ़ेंगे। एक होता है प्रकाशन क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशन क्रिया, तो प्रकाशिका क्रिया कहेंगे, लाइट रिएक्शन। ग्रेना के अंदर संपन्न होता है और स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशिका क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण दो चरण में पूरा होता है, एक प्रकाशिका क्रिया, एक अप्रकाशिका क्रिया। तो प्रकाशिका क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसके लिए ग्रेना है, और अप्रकाशिका क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्ट्रोमा में घटित होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है।